बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सेकंड ईयर का आज फिज़िक्स का पहला लेक्चर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। सिंपली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट under the action of electric force। दोबारा फिर देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस का मुताला करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ये वाली जो फोर्स होगी, जो चार्जेस रेस्ट में पड़े हुए हैं उनके दरमियान जो फोर्स होगी हम उस फोर्स को कहेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको भी हम कहेंगे ये फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और चार्जेस हमें पता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा टाइप इसकी जो है वो नेगेटिव चार्ज। और इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होल्ड करते हैं, इन्होंने उसको कायम रखा हुआ है। इन चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान या सेम चार्जेस के दरमियान या अपोजिट चार्जेस के दरमियान, उसकी मेजरमेंट सबसे पहले अटैम्प्ट की कूलम्स लॉ ने। कूलम्स ने, चार्ल्स कूलम्स, जिसने ये मेजरमेंट की 1784 में, यानी इसने ये मेजरमेंट की 1784 एडी में। चार्ल्स कूलम ने, जो कि खुद एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, उसने एक लॉ पेश किया 1784 एडी में। लॉ क्या है? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। याद रहे ये कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। मैं अगर फर्ज कर लूँ यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 यहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा चार्ज Q2 यहाँ पर पड़ा हुआ है, और इन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस R है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या आएगा? यानी लॉ जो है उसके मुताबिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1 एंड Q2, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी याद रहे यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है क्योंकि ये फोर्स वेरी करती है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, यानी इनवर्सली रिलेशन है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। सो यहाँ पर फोर्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट अपीयर होता है जिसको हम K कहते हैं। तो ये K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर ऐसा सच आ गया। K की वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और K किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये MCQs के हवाले से अहम है, MCQ के हवाले से अहम है। K डिपेंड करता है नेचर ऑफ अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि इन दो चार्जेस के दरमियान हमने कौन सा मीडियम इंसर्ट किया हुआ है, आया वैक्यूम है, एयर है, या कोई दूसरा मटेरियल मीडियम है। और याद रही ये जो मटेरियल मीडियम होगा ये इंसुलेटर इसमें इंसर्ट किया हुआ होगा, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे कि हम इंसुलेटर मीडियम को यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का नाम देंगे। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। K की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहली नेचर ऑफ अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। ये MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो मौजूद है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब यही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आ गया पर कूलम स्क्वायर। और इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है।
एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या चीज होती है? तो परमिटिविटी is the characteristics of a medium ये क्या काम करती है? विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन चार्जेस के दरमियान फोर्स को इफेक्ट करती है। यानी कि जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर बात की कि जब मटेरियल मीडियम इन चार्जेस के दरमियान को इंसर्ट कर देंगे, वो क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस कर देगा, जो कि हमें कहाँ से पता चल रहा है? हमें इस रिलेशन से पता चल रहा है। यानी इसमें जो के की वैल्यू है उसमें अगर हम चेक करें कि एप्सिलॉन नॉट और के दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है, यानी परमिटिविटी और फोर्स का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ये यहाँ पर बात खत्म होगी। उसके बाद कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखें। हम मान लें कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है। उनके दरमियान, दोनों चार्जेस के दरमियान कोई सेपरेशन R है, और अब चार्ज Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता है, क्योंकि याद रहे कि ये कूलम्स फोर्स जो है ये कैसी फोर्स है? कूलम्स फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, कूलम्स फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, यानी एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो दूसरा चार्ज पहले पर भी फोर्स लगाएगा। तो चार्ज Q1 Q2 चार्ज पर फोर्स लगाता है और चार्ज Q2 चार्ज Q1 पर भी फोर्स लगाता है। अब हम चेक करते हैं चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स क्या लगा रहा है। उसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे F21 से, यानी हम लिख सकते हैं F21 कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। ये वो फोर्स है जो चार्ज Q1 Q2 पर लगा रहा है। अब इसको याद कैसे रखना है? याद इस तरह रखें कि जिस पर फोर्स लग रही है उसको पहले लिख लें। किस पर फोर्स लग रही है? आपको पता है चार्ज Q2 पर फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है? चार्ज Q1 लगा रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज Q2, 2 पहले लिख दिया। कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है, तो 1 को हमने बाद में लिख दिया। और इनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमने साथ उसका यूनिट वेक्टर लिख दिया, क्योंकि वेक्टर हम लिखते हैं वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ उसका यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड और साथ उसका यूनिट वेक्टर आ गया जब फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। सो ये R21 सेम एज आ गया। और उसके बाद अब क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है, अगर ये म्यूचुअल फोर्स है तो चार्ज Q2 Q1 पर भी फोर्स लगा रहा है। चार्ज Q2 Q1 पर जो फोर्स लगाएगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी मैंने बताया कि हम क्या काम करेंगे, जिस पर लग रही है उसको पहले लिखेंगे, जो लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। सो किस पर फोर्स लग रही है? हम देखेंगे चार्ज Q1 पर फोर्स लग रही है। कौन सा चार्ज लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2 इज इक्वल टू सेम एज के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू उसका यूनिट वेक्टर R12। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये फोर्स F12 जो है, फोर्स F12 ये क्या है? ये फोर्स लगा रहा है चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। यानी ये फोर्स जो है ये चार्ज Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर। दोनों की डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो गई। हम यहाँ पर देखते हैं मैग्नीट्यूड के हवाले से तो ये सेम आ गया दोनों में। ये मैग्नीट्यूड का इसका इतना पोर्शन सेम आ गया, इसका इतना पोर्शन सेम आ गया। लेकिन इनके यूनिट वेक्टर के हिसाब से देखें तो R21 और R12 दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम जब इनका आपस में इक्विवेलेंस इन दोनों में हम क्रिएट करेंगे तो हम लिख सकते हैं R21 और R12 है तो बराबर ही, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर फॉर्म में। तो अब अगर एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में है, डायरेक्शन में है, तो हम फोर्सेस को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21।
दोनों को इस तरह हम लिख सकते हैं। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हमारे पास कूलम्स लॉ की आ गई। और पहला पॉइंट अभी मैंने ऊपर रिपीट किया कि कूलम्स फोर्स जो है एक म्यूचुअल फोर्स है, और दूसरा इसमें आपने याद रखना है हमेशा कि फोर्स कैसी होगी दो चार्जेस के दरमियान, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, between 2 point charges is always along the line joining। यानी दो चार्जेस के दरमियान फोर्स हमेशा किस तरह होगी। पहली बात तो ये एक म्यूचुअल फोर्स है, और दूसरी ये कि जब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जब हम देखते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स किस डायरेक्शन में है, सिर्फ हम उसी डायरेक्शन में लेंगे जो लाइन इन दोनों चार्जेस को मिला रही है आपस में। हम ऊपर की तरफ नहीं लेंगे, हम नीचे की तरफ नहीं लेंगे, हम किसी और डायरेक्शन में नहीं लेंगे। हम किस डायरेक्शन में लेंगे, जो लाइन इन दोनों को मिला रही है चार्जेस को, हम फोर्स उसी डायरेक्शन में लेंगे। ये अहम पॉइंट है, स्टूडेंट्स अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। म्यूचुअल फोर्स है और फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस किस तरह होगी, ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। और ऑब्वियसली क्योंकि स्फेरिकल शेप का चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज है, तो आमतौर पर इसका डिस्टेंस अगर हमने बताना हो तो इसके सेंटर से बताते हैं। तो ये सेंटर से हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि ये सेपरेशन जो है ये आ रहा है। वैसे इसका जो अगर हम चेक करें चार्ज का साइज़ ये बहुत ही कम होता है, 10 के बाद -10 या 15 की रेंज में होता है। उसके बाद आते हैं, बात कर लेते हैं जी रिलेटिव परमिटिविटी की, यानी इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। मीडियम क्या इफेक्ट करता है दो चार्जेस के दरमियान। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान मैं यहाँ पर बना दूँ चार्ज Q1 बिलफर्ज अगर ये है, चार्ज Q2 अगर ये है, दोनों के दरमियान सेपरेशन हम मान लें कोई सेपरेशन R है, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर यहाँ पर कोई मटेरियल रख दिया जाए जो कि इंसुलेटर हो, तो उसको हम नाम देंगे यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक का। यानी इंसुलेटर मीडियम अगर यहाँ पर रखें, इंसर्ट कर दें, तो हम उसको कहेंगे ये हमने डाइइलेक्ट्रिक रख दिया है इसके अंदर। ये क्या काम करेगा, मीडियम जब दो चार्जेस के दरमियान स्टूडेंट्स आ जाए, हमेशा याद रखें ये क्या काम करेगा, मीडियम दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को रिड्यूस कर देगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए है, लेकिन ये बात ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर दो मैसेज के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है तो उनके दरमियान फोर्स पर स्टूडेंट्स कोई असर नहीं पड़ता। तो लेकिन चार्जेस में अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर भी आ जाए तब भी फ़र्क पड़ जाता है। और उसके बाद या अगर हम बात कर लें ट्रांसफार्मर ऑयल है या वाटर, अगर कोई भी इस तरह की चीज़ आ जाए तो इसकी फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये रिलेशन हमें कहाँ से मिलता है, वही फार्मूला बेसिक कि एप्सिलॉन और के आपस में कैसे हैं, इनवर्स रिलेशन में हैं। के और फोर्स आपस में कैसे हैं, डायरेक्ट रिलेशन में हैं। मतलब कि जब जब मीडियम हम चार्जेस के दरमियान रख देंगे, के की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एप्सिलॉन का बढ़ जाएगा, के की वैल्यू कम हो जाएगी। के की वैल्यू कम होगी, फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, चार्जेस के दरमियान फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। अगर चार्ज रिड्यूस हो जाए, फोर्स अगर दो चार्जेस के दरमियान रिड्यूस हो जाए तो उसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी रेशो निकालने के लिए, ताकि हम फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इसकी रेशो है, यानी इसकी आप बात इस रेशो के हिसाब से कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मेरे पास क्या आ गई, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मेरे पास आ गई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। हम रेशो के हवाले से इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं कि ये किस किस के दरमियान रेशो है, रेशो बिटवीन परमिटिविटी, यहाँ पर मैं सिर्फ एप्सिलॉन एम लिखता हूँ,
इसको आपने लिख लेना है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इस तरह आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन यही बात अगर फोर्स के हवाले से करनी हो, यानी रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हमने फोर्स के हवाले से बयान करना हो, तो क्या बात करेंगे जी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। ये मैंने बात कैसे कर दी, देखें परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम किसके इन्वर्स में है, फोर्स में है। अगर यहाँ पर मैं परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं फोर्स की यहाँ पर बात करूँगा तो क्या लिखूँगा जी, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, और नीचे ये एप्सिलॉन नॉट है यानी परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, ये भी फोर्स के साथ इनवर्स रिलेशन में है, तो ये क्या आ जाएगा नीचे, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। हम अब इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह दूं फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, मेरे पास आ गई के Q1, बल्कि मैं के की वैल्यू पुट करके लिखता हूं, रिलेशन समझना आसान हो जाएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अगर मीडियम आ जाए तो मीडियम के लिए मैं एफ प्राइम इस्तेमाल करता हूं, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू ऊपर पुट कर दें, रिलेटिव परमिटिविटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होल ओवर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये फैक्टर कैंसिल हो गया आपस में, हमारे पास बाकी क्या रह गया, देखिए स्टूडेंट्स बाकी रह गया 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन एम, ओवर में ये रह गया। तो ये मैं यहाँ रिलेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ओवर 1/एप्सिलॉन एम। जब सिंप्लीफाई करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही रिलेशन हमारे पास आ गया। मतलब डायरेक्टली अगर हम डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। फोर्सेस के हवाले से कैसे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशो ऑफ force between 2 point charges in the presence of vacuum to the force between 2 point charges in the presence of any medium। ये relative permittivity को हमने इस तरह डिफाइन कर लिया। और उसके बाद इसका आखिरी पोर्शन इसका रह गया है जो बुक में मेंशन नहीं है, तो उसको हम कर लेते हैं। वो है जी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। याद रहिए वो क्या है जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर दो चार्जेस ना हों वहाँ पर मौजूद, दो से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हों, फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर दो से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हों तो मैं बिलफर्ज यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ। ये चार्ज Q अगर पड़ा हुआ है, इसके करीब चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q3 है, सेम एज यहाँ पर अगर चार्ज Q4 है। ये अगर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ चार्ज पड़े हुए हों, देखिए यहाँ पर चार्ज Q है और इसमें मुख्तलिफ चार्ज पड़े हुए हैं। अब हम फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टूडेंट्स क्या कहता है, स्टूडेंट्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं अफेक्ट होगी दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस हो या ना हो। दोबारा रिपीट करता हूँ, दूसरे चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हों या ना कर रहे हों, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज नॉट इफेक्टेड बाय the existence of other charges।
लेकिन मज़े की बात ये है यहाँ पर कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी है सेम, यही इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया इसका कि हम अब फोर्स कैलकुलेट करना चाहें जो इस चार्ज पर लग रही है, इसकी वजह से कुछ चार्जेस हैं इसकी वजह से, यानी अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है और ये फोर्स F3 है, इनकी वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज is equal to the vector sum of all the forces due to other charges। यानी अगर यहाँ पर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, वेक्टर सम सभी फोर्सेस का करके। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 3 फोर्सेस हैं, F1 है, F2 है और F3 है, तो ये वेक्टर सम आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।